वेलकम बच्चों, हम लोगों का जो फर्स्ट लेसन था लाइव प्रोसेसेस वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम लोग लाइव प्रोसेसेस में जो पहला टॉपिक था हम लोग का न्यूट्रिशन, वहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, अगर वहाँ पर हम लोग फिर से थोड़ा सा सोचे तो वहाँ पर हम लोगों को ये लग रहा था कि माउथ में जैसे ही फूड आइटम जा रहा था तो सलाइवा का सिक्रीशन होने लग रहा था। उसके बाद अगर स्टमक में जा रहा था तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होने लग रहा था। उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आइटम पहुंच रहा था तो वहाँ पर बाइल, लीवर से बाइल का सिक्रीशन होने लग रहा था। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस सिस्टम में ढेर सारे आर्गन हैं और ढेर सारे आर्गन एक कंट्रोल मैनर में क्या कर रहे हैं, डाइजेशन प्रोसेस को पूरा कर रहे थे। तो वैसे ही जितने भी अब हम लोग, क्योंकि जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है वहाँ पर ऐसे कई सिस्टम हैं। एक उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, और सबका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग तेज़ी से दौड़ना चाहेंगे तो तेज़ी से दौड़ने का मतलब होगा कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम लोगों को ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि रेस्पिरेशन तेज़ होगा। रेस्पिरेशन तेज़ होगा तो ऑक्सीजन तेज़ी से लेंगे, और ऑक्सीजन अगर तेज़ी से लेना है तो उसका सर्कुलेशन भी तेज़ होना पड़ेगा, और सर्कुलेशन तेज़ होने का मतलब है कि हार्ट बीट भी बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर जो वेरियस ऑर्गन है उनका एक कंट्रोल मैनर में काम करना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को कंट्रोल मैनर में करने के लिए जो हायर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक वैसे ही प्लांट में भी है, प्लांट भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हालांकि वहाँ पर इस तरह से जो जैसा कि ह्यूमन के केस में है, दूसरे एनिमल के केस में है, वहाँ पर इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कम डेवलप है। फिर भी वहाँ पर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि अब हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके देखा। तो अगर पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब वही है, क्या है कि वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन इन ए सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर अगर हम लोग अभी स्टिमुलस को नहीं पढ़े हैं, फिर भी अगर जान लें तो यहाँ पर जो फूड आइटम आगे की ओर बढ़ रहा था वही स्टिमुलस है, जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन बॉडी में होने को है तो उसको हम लोग स्टिमुलेशन बोलते हैं। उस स्टिमुलेशन की वजह से जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो एक प्रॉपर मैनर में हो, कंट्रोल मैनर में हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। ये बात एक्चुअली एक चैप्टर ऐसा ही है जिसमें हम लोग अगर बेसिक को लेके समझेंगे तो चैप्टर बहुत ही आसान है, नहीं तो वैसे बहुत कठिन लगता है। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो वेरियस ऑर्गन है वो कंट्रोल मैनर में काम करें। जहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब जहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वहाँ पर ये जो नर्वस सिस्टम होता है काफ़ी कम डेवलप होता है। जैसे कि अमीबा है या उसके बाद हाइड्रा वगैरह हैं। हम लोग 9th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, जहाँ प्लेटीहेलमिन्थेस के यहाँ से सिफिलाइजेशन शुरू हुआ था, वहाँ से थोड़ा थोड़ा नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था। एनिलिडा में कुछ और एडवांस हुआ था। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम होता है, या भी हम लोग ये मान लें कि कोऑर्डिनेशन होता है। अब वो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो कोऑर्डिनेशन के लिए दो तरह के सिस्टम इवॉल्व हुए हैं ऑर्गेनिज्म में। एक है नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन भी कहेंगे, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। दोनों का काम है कि जो बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो कंट्रोल मैनर में हों। जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन है, वो ठीक इलेक्ट्रिकल करंट का जैसे होता है। हम लोग शायद फिजिक्स में पढ़े होंगे वहाँ पर कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। हालांकि हम लोग इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, लेकिन हम लोग ये जान रहे हैं कि यहाँ नर्वस सिस्टम है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे, और ठीक वैसे ही यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो इम्पल्स होता है वो आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि मैसेज पहुँचता है। और मैसेज पहुँचने का मतलब वही है कि जैसे फूड स्टमक में गया तो ये फूड एक मैसेज था, स्टिमुलस था, उसकी वजह से फिर मैसेज पहुँचेगा कि अब डाइजेस्टिव उसका सिक्रीशन करना है। ये जो नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, मसल्स के थ्रू काम होता है, या ग्लैंड होती हैं, और मसल्स और ग्लैंड दोनों ही प्लांट में नहीं होती हैं। इसलिए जो नर्वस सिस्टम होगा वो प्लांट के केस में एब्सेंट होगा। दूसरा जो कोऑर्डिनेशन करने के काम होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो स्पेसिफिक ग्लैंड या सेल से सिक्रीट होते हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो ये क्या होगा, ये प्लांट और एनिमल दोनों के केस में होंगे। जबकि जो नर्वस
कोऑर्डिनेशन होगा या नर्वस सिस्टम है वो केवल एनिमल के केस में होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो एनिमल में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों की वजह से होता है, जबकि प्लांट में कोऑर्डिनेशन केवल हार्मोनल होता है या केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट में कोऑर्डिनेशन हम लोग अलग से अलग टॉपिक में कवर करेंगे। आज हम लोग मेनली जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी ह्यूमन को लेके स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जाननी पड़ेगी, जिससे कि चैप्टर और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सम बेसिक टर्मिनोलॉजी नर्वस सिस्टम। तो पहला है स्टिमुलस। अब स्टिमुलस का मतलब क्या है? अभी हमने जैसे बोला कि फूड एक स्टिमुलस है, तो वैसे ही कोई भी चीज़ जिसकी वजह से बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो। जैसे हमने अभी देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर फूड जा रहा था तो क्या हो रहा था? डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन हो रहा था, तो वो क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। तो लिखा है एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर और चेंज विच ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। वो लाइट भी हो सकता है, अगर लाइट हमारी आँख पे पड़ा, आँख को हमने बंद कर लिया, या भी हम साउंड सुने डर जाएं, ठीक है, या कोई स्मेल आ रही जिसकी वजह से सलाइवेशन होने लगे या उसको हम डिटेक्ट कर लें, ये सब सारी चीज़ें क्या है? स्टिमुलस हैं। और इस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए फिर रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर अलग अलग आर्गन में स्थित होते हैं। तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर आर द सेल, टिश्यू और आर्गन विच डिटेक्ट ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेंस आर्गन। तो जैसे लिखा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़े थे। तो ऑल्फैक्टरी, वहाँ पर ऑल्फैक्शन का मतलब स्मेल से था, तो यहाँ पर भी क्या है? फॉर स्मेल। और स्मेल कहाँ से होता है? नोज के थ्रू, यानी कि जो नोज है वहाँ पर कुछ ऐसे रिसेप्टर लगे हुए हैं, नेजल इपिथेलियम होती है, वहाँ से नेजल इपिथेलियम जो होती है वो स्मेल को डिटेक्ट करती है। ठीक वैसे ही है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर का मतलब होता है जो टेस्ट के लिए रिसेप्टर हों, और टेस्ट के लिए रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? टंग पर होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही फोटो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है। थर्मो रिसेप्टर मतलब हीट के लिए है, स्किन से भी हो सकता है, ठीक है ना। फोनो रिसेप्टर है। अभी फोटो रिसेप्टर कहाँ है, थर्मो रिसेप्टर कहाँ है, फोनो रिसेप्टर कहाँ है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, या फिर आप जब हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा कि कहाँ होते हैं, अगर आपको पता है तो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ये हो गया हम लोगों के स्टिमुलस और रिसेप्टर। इसके बाद आता है इफेक्टर, तो उसको भी देख लेते हैं वो इफेक्टर क्या है। तो ये इफेक्टर क्या होते हैं? तो इफेक्टर हमने भी पढ़ा कि स्टिमुलस होगा। मान लीजिए कोई स्मेल है या स्वीट डिश है, तो स्वीट डिश से जो स्मेल आ रहा है वो स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस को, इस स्मेल को रिसीव कौन किया? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किए। और उस स्मेल की वजह से अगर मान लीजिए सलाइवेशन हो रहा है, माउथ में वाटरिंग हो रही है, तो वाटरिंग कहाँ से हो रही है? ग्लैंड से हो रही है। तो वो जो ग्लैंड होगा, मतलब उस स्टिमुलस की वजह से जिसके थ्रू एक्शन होगा वो क्या होगा? इफेक्टर होगा। या अभी हम इस पे हाथ रखें, यहाँ पर कोई कील हो, चुभ जाए तो हम हाथ हटा लेंगे, तो वो जो चुभना था वो क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। वो स्टिमुलस कहाँ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है। फिर उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? हाथ को हटा रहे हैं। तो हाथ को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मसल्स वर्क कर रही हैं। तो जो इस मसल्स होंगी और ग्लैंड्स होंगी वहीं क्या होती हैं? इफेक्टर होती हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कि ग्लैंड्स एंड मसल्स, ठीक है ना। या कोई भी आर्गन जहाँ पर स्टिमुलस की वजह से एक्शन होगा, जो एक्शन को करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टर। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हम लोग नर्वस सिस्टम में यूज करते हैं, बार बार आती रहेंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूरॉन्स या नर्व सेल। हम लोग 9th में जब पढ़ रहे थे टिश्यू वाला चैप्टर, वहाँ भी पढ़े थे। तो जैसे जब हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे तो वहाँ देख रहे थे कि जो नेफ्रॉन थी वो पूरा जो एक्सक्रीशन हो रहा था वही मेन फंक्शन कर रही थी, मेन रोल में वही थी। वैसे यहाँ पर भी है, जो भी नर्वस सिस्टम है, अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि रिसेप्टर है, कौन रिसीव करेगा, स्टिमुलस है, जो इतनी भी चीज़ें सब रिलेटेड हैं, उन सबको जो फंक्शन है वो कौन करता है? ये जो सेल होती हैं जिसको कि हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होती हैं वही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं नर्वस सिस्टम की। अब जो इसका स्ट्रक्चर है ये आप बुक से भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना है, ये बनाने आना चाहिए थोड़ा सा। बाकी सेल जैसे हर एक बॉडी की सेल है वैसे भी एक सेल है, लेकिन ये जो थोड़ा सा है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर हम लोग देखेंगे
तो इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। ये डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है और एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो पियर शेप्ड ये आगे वाला पोर्शन है, ये सबसे बड़ा पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल बॉडी, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइटॉन। इसको हम लोग बोलते हैं साइटॉन। एक पर्टिकुलर टिपिकल सेल में जितने भी ऑर्गन होते हैं वो इसमें भी होंगे, जैसे बाकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी अपरेटस, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसमें भी होंगे। बस एनिमल सेल में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता है। और सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है एनिमल सेल के केस में, और क्योंकि सेंट्रोसोम इसमें है नहीं तो इसलिए इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। यानी कि जो नर्व सेल होती हैं उनका नंबर जो होता है फिक्स होता है, उनकी लेंथ बढ़ सकती है लेकिन उनका नंबर नहीं बढ़ता है। ये हम लोगों को याद रखना है कि जो नर्व सेल होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। ये जो डेंड्राइट्स क्या हैं, ये डेंड्राइट्स ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, मतलब ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसी का प्रोजेक्शन है। जो डेंड्राइट्स हैं यही स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। फिर उसके बाद ये सेल बॉडी है, उसके बाद ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ही आगे बढ़ रहा है जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर से ब्रांचिंग हो रही है और ये नर्व सेल समाप्त हो रही है जिसको कि हम लोग नर्व एंडिंग बोलेंगे, या इसी को हम लोग जब सिनेप्स पढ़ेंगे तो यहाँ इसको हम लोग सिनेप्टिक नोब भी बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, या इसी को कुछ कुछ बुक में टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया भी लिखा गया है। सिंपली एनसीईआरटी में नर्व एंडिंग लिखा है तो हम लोग नर्व एंडिंग ही जानेंगे, ये भी टर्म यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि इसके अलावा इसके ऊपर नोड और इंटर नोड बने हुए हैं, ठीक है ना, ये इंटर नोड है, इंटर नोड, और ये जो है नोड है। ऐसा क्यों है, होता क्या है कि ये जो सेल है इसके ऊपर एक दूसरी सेल होती है जिसको कि हम लोग स्वान सेल बोलते हैं, इसके ऊपर कंसेंट्रिक रिंग बनाती है, और जब उसकी एक ही परत होती है तो इसकी जो परत बन रही है उसकी हम लोग न्यूरिलेमा बोलते हैं। लेकिन कुछ सेल्स में, कुछ नर्व सेल में क्या होता है कि ये जो स्वान सेल है इसके ऊपर ढेर सारे कंसेंट्रिक रिंग बना लेती है, और उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है उसकी इसके ऊपर लेयर बन जाती है। यानी कि स्वान सेल क्या करती है, कंसेंट्रिक लेयर बना लेती है, कंसेंट्रिक लेयर, और जो कंसेंट्रिक लेयर होती है वहीं फिर कन्वर्ट हो जाती है माइलिन शीथ में, माइलिन शीथ में, तो इसके ऊपर ये माइलिन शीथ होती है। ये सब हम लोग स्ट्रक्चर याद रखेंगे क्या क्या है, मेनली डेंड्राइट, सेल बॉडी है, या जिसको हम साइटॉन भी बोलेंगे, एक्सॉन होते हैं। ये एक्सॉन जो है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। फिर नर्व एंडिंग है। इसके अलावा हम लोगों ने ये जाना कि जो नर्व सेल है वो डिवाइड नहीं कर सकती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, ठीक है ना। और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कि हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। वो माइलिन शीथ किससे बनती है, स्वान सेल से बनती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो बेसिक था नर्वस सिस्टम का आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग टाइप ऑफ न्यूरॉन और ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।